सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं पूरी रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करने के लिए, कि आप पूरी रिजिड बॉडी लीजिए और उसको हटाकर एक पॉइंट रख दीजिए, पूरी रिजिड बॉडी की फिजिक्स और उस पॉइंट की फिजिक्स सेम होगी, उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास कह देंगे। हम बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स कर रहे थे जिसमें हमने सिर्फ ये देखा था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कोई न्यूमेरिकल भी नहीं कराया था, या एक फॉर्मूला बेस कराया होगा अगर एक कराया था सर, फॉर्मूला बेस। सो इन मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जो बेस्ट अप्रोच होती है वो होती है किसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ले लो। अगर तुम किसी तरह से कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लो तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। सो जो बेस्ट अप्रोच है दैट इज कोऑर्डिनेट्स की। तो एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। अभी मैं आपको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस नहीं। लाइक एक मास यहाँ होगा, दूसरा कहीं और बिखरा हुआ होगा, तीसरा कहीं और होगा, इस तरह से बिखरे हुए मासेस है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस नहीं। सो मैंने आपको दे दी है 3 पॉइंट मासेस, are placed on vertices of equilateral triangle calculate coordinates of center of mass। बाकी सारा सिस्टम ना उसने ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे कर ड्रॉ कर दिया आपका पूरा सिस्टम कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर वर्टेक्स के ऊपर एक मास रखा हुआ है। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये मास m है, ये आपका 2m है और ये आपका 3m। हर वर्टेक्स पर एक मास रख दिया, अलग अलग मासेस रखे हुए। ट्रायंगल की कुछ साइड ले लेते हैं, दिस इज ए, ये भी ए और ये भी ए। आपसे कहता है बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ओरिजिन डिसाइड करना होगा। अब मैं आपको दे भी रहा हूं कि ये ओरिजिन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ओरिजिन कहां पर। सो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा ये पूरा, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स आप सबने क्लास 10th में सीखे होंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैं आपसे कहता हूं कि ये पॉइंट, इतना जो सेपरेशन है इसका, ये 3 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ये वाला सेपरेशन 4 है, मींस वाई कोऑर्डिनेट 4 है। ये तो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई और पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर मैं पॉइंट को ओरिजिन पे रख दूं तो मुझे बताओगे इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। चलो 0,0 सर जी हो जाए। सर 3m उसका मतलब m मास रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, m मास रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने वेरिएबल दे दिया m, 2m, 3m। यहाँ 2m रखा हुआ है। अब 2m का देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो a हो जाएगा। y में कहीं नहीं जा रहा तो y कोऑर्डिनेट वुड बी c। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। c ये वाला थोड़ा सा परेशान करेगा। तो देखो इसके m के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया ऐसे करके। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना y एक्सिस से, इसे तो x कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो ये दिख रहा होगा सबको कि टोटल a था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नॉर्मल डालूंगा तो साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये a/2 हो जाएगा। अब परेशानी सिर्फ इसके साथ है ना, ये x से लेकर पॉइंट तक का सेपरेशन ये y3 है, ये नहीं पता ये कितना होगा। तो पाइथागोरस यूज कर लो या राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लो। मुझे राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा आसान लगता है, रूट देख के डर लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल आसान है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं रशाद। देखो 60 दिया हुआ है, ये पता है तुम्हें, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर चाहिए। सर cos 60
अरे नहीं परपेंडिकुलर तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 साइन 60 हो जाएगा y3 by a ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 60 √3/2 है, इट्स y3 by a, इस y3 आ गया, इट्स a √3/2। सर ये आपने y3 क्यों लिखा है? y कोऑर्डिनेट होगा तो थर्ड पॉइंट है ना ये, मुझे इसका x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा सर, ओके। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y3 आ गया a √3/2। अब तुम्हें चाहिए x कोऑर्डिनेट सिस्टम का। भाई सिस्टम का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x1 m2 x2 m3 x3 over m1 m2। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, मीन्स x कोऑर्डिनेट है y2 और y कोऑर्डिनेट है a √3/2। सारी वैल्यू रखते चले जाइए। तो देखिए m1 जो है, m1 कितना है? ये 1 है, तो m1 है 3m। x कोऑर्डिनेट तो देखिए 0 है, m2 है 2m, x2 a है, m3 कितना है? m, x3 है a/2 divided by m plus m1 plus m2 plus m3, so it's m plus 2m plus 3। so यहाँ जो x कोऑर्डिनेट आएगा, it's 2ma plus ma/2, it's 4ma plus ma, it's 5ma/2, 3 4 5 6, ये क्या आंसर हो गया? तो x कोऑर्डिनेट आ गया 5a/12। इसमें बताइए किसी को कोई परेशानी है x कोऑर्डिनेट में? तो y तो ट्रिवियल से आ जाएगा। इसमें बताओ मुझे कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम रहेगी तो आज के पूरे लेक्चर में प्रॉब्लम आगे बढ़ती चली जाएगी। सर क्वेश्चन हमेशा ग्राफ पे होगा? आपको या तो ड्रॉ कर कर देगा या एटलीस्ट इतना डेटा देगा कि आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर पाए। अगर उसने ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिया तो कम से कम इतना डेटा देगा कि आप कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर पाए आगे। ओके सर। सर मुझे सर ये पूछना था कि सर सेंटर ऑफ मास शुरू करने से पहले सर हमारा लास्ट क्वेश्चन वही था ना, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। हाँ, थैंक यू सर। सर अगर ओरिजिन सेंटर में होता तो क्या होता? ओरिजिन अगर सेंटर में होता तो कुछ नहीं होता, बस प्रॉब्लम टफ हो जाती, मैं पगला जाता है सॉल्व कराते कराते। अगर ओरिजिन तुम यहाँ ले लो है ना, तो फिर देखो ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला, तो x कोऑर्डिनेट पहले ही पार्टिकल का -a/2 होता। ये मुझे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता कि ये है क्या, पता नहीं क्या आता ये। अच्छा सर। तो और कुछ नहीं होता, मैं परेशान हो जाता, आंसर तो फिर भी आ जाता। बट हाँ एक चीज और है, देखो एक चीज याद रखना, चलो अच्छा हुआ इसने पूछ लिया। यहाँ जो आंसर्स होंगे ना वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करेंगे। भाई कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स करते हैं ना चॉइस ऑफ ओरिजिन पे। आप ओरिजिन कहाँ ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। देखो चॉइस ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है, ये दिया हुआ है, मैंने कहा ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 हो गया। उजैर कहता है नहीं लूंगा इसे ओरिजिन, मैं इसी को ओरिजिन लूंगा, तो उजैर के लिए तो ये 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो आंसर विल डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस में ना वो चॉइस ऑफ ओरिजिन देगा, ऐसा नहीं करेगा कि चॉइस ऑफ ओरिजिन ना दे। और कहीं तुम्हें चॉइस ऑफ ओरिजिन दे ही नहीं रहा, दैट मींस उसने कुछ ऐसा सिमेट्रिकल बनाया है कि तुम्हारा आंसर चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा। बताओ ये बात आई समझ में डिस्कशन? यस सर। मैं फिर कह रहा हूं अगर किसी ने सुना ही ना हो मेरी बात, आंसर डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। यूजुअली क्वेश्चंस में ओरिजिन दिया होता है कहां से आपको लेना है, नहीं दे रहा तो कुछ ऐसा हो सकता है वो बना दे कि ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, बट बड़ा स्पेशल केस होगा वो। इन जनरल योर आंसर विल डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। चलिए एक्स तो निकाल दिया आप मैंने, अब एक काम करिए थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए। है तो फॉर्मूला बेस, जरा सा पेन चल जाएगा तुम्हारा, बड़े दिनों बाद तो क्लास हुई है। m3y3 by m1 plus m2 plus m3 थर्सडे के बाद आज है। लिखिए लिखिए करिए सब, मुझे बता दीजिए y कोऑर्डिनेट कितना है। और मैं तुम्हें ना अनम्यूट कर दूंगा, तुम पग पग बोलते हो सबको पता चल जाएगा।
चैट रूम में बताना कितना आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट, कितना आना चाहिए। ठीक है, उजैर ठीक आ रहा है, उजैर का ठीक आ रहा है। और आंसर्स? रमशा आंसर, शाइस्ता? रमशा कुछ गड़बड़ है, डिनोमिनेटर गड़बड़ है तुम्हारा, न्यूमरेटर तो सही आ रहा है, डिनोमिनेटर चेक करोगे एक बार? नहीं रहा है। राहिब आपके डिनोमिनेटर में कुछ गड़बड़ है। हाँ रशाद, रशाद का सही आ रहा है। साजिद नहीं, साजिद गड़बड़ है, 5 नहीं आएगा यार। अलीना का ठीक है आंसर। हमदा ठीक आ रहा है, हमदा का भी ठीक है। सामिया? यस हिमांशु सही आ रहा है बिल्कुल। शाइस्ता? यस हमजा ठीक आ रहा है। ठीक है मदिया बिल्कुल ठीक आ रहा है। मुबशिरा डिनोमिनेटर में गड़बड़ है बच्चे। सामिया बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। शाइस्ता वो 2 और 6 जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा है ना, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर सही है आपका। तो देखिए 3m इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 है, m2 2m y कोऑर्डिनेट देखिए 0 है, m3 is m, y कोऑर्डिनेट इज √3/2। तो y कोऑर्डिनेट आ गया ma √3/2 और ये आ गया 6m, m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया a √3/2। तो ये y कोऑर्डिनेट है a √3/2। चलिए इसे लिख लीजिए, ये तो सीधी सादी कैलकुलेशन थी, वो खास चेंज तो करा नहीं इसमें। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ट्रायंगल देगा, स्क्वायर देगा, पेंटागन, हेक्सागन कुछ दे देगा, तो मैं सबके कोऑर्डिनेट्स चाहिए और लगाए चले जाऊं, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 m4 x4, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। हाँ तो ये तो था पॉइंट मास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको आ गया। अब इशू ये आता है, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं, मान लो सबसे इजी सिस्टम दे दूं, मैं रॉड दे दूं, मुझे बताओ रॉड में कितने पार्ट्स होंगे? अच्छा खुदा का नहीं हुआ। मान लो मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूअस देता हूं, पेन दे देता हूं, मैं कहता हूं पेन का सेंटर ऑफ मास निकालो, कितने पार्टिकल्स होंगे? एक तो आप लोगों को अनम्यूट कर दूं, हाँ इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। तो एडिशन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बेटर है कि आप उसको इंटीग्रेट कर दो। दानिश बहुत खास कुछ मिस नहीं हुआ है आपका, लास्ट क्लास में आप पता नहीं थे या नहीं थे। इंटीग्रेट कर दो, जैसे ही वो कहेगा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपसे कहेगा रॉड के लिए करो, रिंग के लिए करो, तुम सीधा काम करो इंटीग्रेट कर दो उठाकर उसे। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पर एक आध क्वेश्चन में कर दो। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ, सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा? ये चैप्टर तो लेंदी है बच्चे, मतलब ये नवंबर तो बहुत आसानी से ले जाएगा, क्योंकि 1 दिसंबर को मेरा फिजिक्स का एग्जाम है और उसमें ये आ रहा है चैप्टर। कब तक हो जाएगा। आप रुकिए जरा, मैं आपसे क्लास के एंड में मुझसे बात करिएगा, एक और बैच में मैं करा रहा हूँ, उसमें आप आज कर लीजिएगा।
इसमें मैं आपको कवर करा दूँ। सुबह देखिए आपको एक रॉड दी हुई है, अच्छा एक और चीज है भाई, आप सोचिएगा जरा, जब मैं रॉड देता हूँ ना आपको तो मैं कहता हूँ इट्स वन डायमेंशनल, मींस रॉड की लेंथ के कंपेरेबल ये जो एरिया होता है ये एरिया नेग्लिजिबल है। यूजुअली क्या होता है, रॉड में लेंथ भी होती है और एरिया भी होता है, बट यूजुअली रॉड का जो एरिया है ना वो एरिया नेग्लिजिबल होता है, जो भी बचता है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। तो आपको एक रॉड गिवन है, जिस रॉड की लेंथ L है, मास M है रॉड का, इस रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो आप एक काम करो, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए पहले कुछ ओरिजिन मान लो, इसे मैंने ओरिजिन मान लिया। अब आप रॉड का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करिए। भाई आपको रॉड पर एक प्रॉब्लम और करनी है अभी, तो इसे जरा ढंग से देखिए। एक स्मॉल पोर्शन आपने कंसीडर कर लिया, इस स्मॉल पोर्शन की जो लेंथ है दैट लेंथ इज dx, इस स्मॉल पोर्शन का जो मास है दैट मास इज d, ओरिजिन से यहां तक का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज x is the separation of the point from the origin. So आप consider a small element of length dx and mass t. तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है जिसकी लेंथ dx है और स्मॉल एलिमेंट का जो मास है दैट मास इज dm। तो जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे आप ऐसे लिखोगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ dm x, जो आप लिखते थे ना ऐड करते थे m1x1 प्लस m2x2, उसकी जगह dmx सब ऐड कर देगा एक एंड से लेकर दूसरे एंड। अब आपको देखना ये है कि रॉड आपकी कहां से कहां तक जा रही है। भाई देखिए रॉड आपकी इस पॉइंट से लेकर यहां तक जाती है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, इस एक्सट्रीम एंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो L होगा। तो रॉड का x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 0 से लेकर L, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm। जो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको टोटल मास दिया हुआ है, टोटल मास m, ये दिया हुआ है आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जब आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, लाइक मैं आपको रॉड दे दूं, मैं आपको कुछ और दे दूं, लाइक डिस्क दे दूं, रिंग दे दूं, और मैं आपसे कहता हूं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करिए, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ओरिजिन डिसाइड कर लो सिस्टम का। जैसे मैंने रॉड का यहाँ ओरिजिन डिसाइड कर लिया, एक ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो dx, dm हो गया, ओरिजिन से सेपरेशन x, ये सेंटर ऑफ मास का रिलेशन है, इट्स dmx बाय टोटल मास। रॉड के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आपने इस पूरे को इंटीग्रेट, ये रिलेशन है। dm का इंटीग्रल होगा जो गिवन है टोटल मास तो टोटल मास, इतना लिखिए, जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, इतना लिख लीजिए, 2 मिनट में स्टार्ट। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपको रॉड गिवन है, रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो मैंने ओरिजिन लिया, ओरिजिन के पास एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का, जो ओरिजिन से x सेपरेशन पर, इसका मास dm लिया। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलेशन इंटीग्रल ऑफ dmx फ्रॉम 0 to L बाय इंटीग्रल ऑफ dm। चलिए साजिद अभी रिपीट कर रहा हूँ मैं से, और ये जो इंटीग्रल ऑफ dm है दैट्स बेसिकली द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब प्रॉब्लम इस इंटीग्रेशन के साथ है कि आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल m है, दो वेरिएबल एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते आप, तो आपको किसी तरह से dm को dx में कन्वर्ट करना होगा।
तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। आपको पता है टोटल लेंथ L का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m/L होगा। यूनिट लेंथ ना मींस 1 मीटर का मास m/L है साजिद। अगर मैं कहता हूँ 2 मीटर का निकालिए तो 2m/L 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ 5 मीटर का निकालिए तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ dx मीटर का निकालिए तो सिंपली इसको dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इट्स m/L into dx। और इसी m/L into dx को आप dm कह रहे हैं। सो दैट्स dm which is m/L dx। सो इंस्टेड ऑफ दिस dm मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब समझ में आया साजिद ये कैसे आया? इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ m/L कांस्टेंट था, बाहर चला गया, x का इंटीग्रल x²/2 इंटीग्रल सॉल्व किया x L/2। दैट मींस जो रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर ऑफ द रॉड लाई कर रहा है। तो इससे ना बड़ा चीजों को आप जनरलाइज कर सकते हैं कि अच्छा रॉड थी, रेगुलर शेप की बॉडी थी, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा है। अगर मैं कोई और भी रेगुलर शेप की बॉडी लूं, लाइक मैं आपको रिंग दे दूं, रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे लाई करेगा। रिंग की जगह अगर मैं कुछ और दे दूं, मैं आपको डिस्क दे दूं, डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क के सेंटर पे लाई करेगा। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा। जितने भी आप रेगुलर शेप की बॉडीज लेंगे उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ कंबाइन करता है, कोइंसाइड करता है। तो वहां से आगे अब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितने रेगुलर शेप्स हैं, जितने पता है आपको, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर। इतना लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यह समझा सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं और यूट्यूब चैनल के ऊपर सब पड़ जाता है। लाइक आज का लेक्चर कल मॉर्निंग तक यूट्यूब चैनल के ऊपर होगा। सर अब कर दूं मैं? Yes. Yes, sir. सो यहां से चीजें जनरलाइज हो जाएंगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास of bodies having regular shapes will coincide with their geometrical center. सो जितने भी आपके पास रेगुलर शेप की बॉडीज हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ लाई करेगा। लाइक इफ यू हैव अ रिंग, the center of mass of the ring lies at the center of the ring. If you have a disk और रिंग में सिर्फ ये फर्क है कि डिस्क इज 2 डायमेंशन। लाइक डिस्क पे जो मास है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, रिंग अंदर से एम्प्टी होती है तो मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, रिंग का सेंटर ऑफ मास। रॉड तो आपने देख ही ली कि अगर आपको एक रॉड दे दें तो रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल रॉड के सेंटर से कोइंसाइड करता है। रॉड की जगह अगर कोई और शेप ले लें, आप स्क्वायर जैसा कुछ ले लें, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के सेंटर पे लाई करेगा बिल्कुल। सो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ये स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के सेंटर। जी उजैर, ये वो एग्जाम्पल है जहां सेंटर ऑफ मास बाहर लाई कर रहा है। लाइक सेंटर ऑफ मास जिस जगह है वहां एक्चुअल में कोई मास ही नहीं। मरियम, माउंटेन इज नॉट इन रेगुलर शेप, वो इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप में अभी सीखेंगे कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। अभी तो मैं रेगुलर शेप की बात कर रहा हूँ ना, स्फेयर हो गया, डिस्क हो गई, ये सब रेगुलर शेप्स। इरेगुलर शेप्स में भी सीखना है कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सर सेंटर ऑफ मास इसमें तो अंदर ही है ना, इसमें रिंग में ना, जी
देखो रिंग में जिस जगह सेंटर ऑफ मास है, क्या वहां पर कोई मास है एक्चुअल में, खाली है? सर होगा ना मास तो। रिंग में तो सारा रिंग, मतलब आप एक ओके सर, रिंग। हाँ। सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? ओनली ऑन द आउटर सरफेस, यस। आउटर लेंथ पर। तो यहाँ तो कोई मास ही नहीं है। तो जहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाहर सेंटर ऑफ मास लाइक है। साजिद, जब मैं रेगुलर कह रहा हूँ ना, रेगुलर ज्योमेट्री में इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। ज्योमेट्री में सिमेट्रिकल को कैजुअली रेगुलर कहते हैं। हाँ राइट, इसलिए हम निकालेंगे नहीं, मतलब आप डिराइव कर लो, सब सेंटर पर ही आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में भी ये डेरिवेशंस नहीं दी हुई है, तो आपसे डेरिवेशन कोई पूछेगा। हाँ यस फातिमा, रिंग को आप यहाँ बैलेंस नहीं कर सकते। रिंग को बैलेंस करने के लिए यहाँ कहीं रखना होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पर रिंग बैलेंस नहीं। तो रिंग ऐसे तो बैलेंस हो भी नहीं सकती। अगर आप रिंग को ऐसे रख दो तो वो बैलेंस ही नहीं होगी, बीच में तो कुछ है ही नहीं जहाँ आप एक्सिस लगाएंगे। तो बैलेंस करने का काम आप डिस्क के लिए कर सकते हैं, रिंग के लिए। ओके सर। इतना लिख लिया आप लोगों ने? रब करूं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दूं विच इज इरेगुलर, लाइक एक आपको मैं रॉड दे रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं रॉड जो है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, थिक होती चली जा रही है रॉड, ऐसी है रॉड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो रॉड थिक होती चली जा रही है, धीरे 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 थिक होती। ऐसी रॉड दे दी मैंने। ये रॉड है। तो ऐसी अगर आपको रॉड गिवन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो यहां देखकर बताओ मुझे, क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, या मास चेंज हो रहा है रॉड का? तो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। रेगुलर। आगे बढ़ रहे हैं तो मास बढ़ता चला जा रहा है, द लेंथ ऑफ द रॉड इज देयर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं लाई करेगा, ये रेगुलर शेप नहीं। रेगुलर शेप तो तब होता है जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे शेप के लिए आप सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैलकुलेट center of mass of a rod of length L having non-uniform mass distribution. Non-uniform mass distribution. So देखो, अब जिसने पूछा था माउंटेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेंगे, सॉरी माउंटेन के लिए सेंटर ऑफ मास, तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन होंगी। मास डेंसिटी गिवन है। मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। थ्री एक्स। तो देखिए ये आपको गिवन है, m/l दिया है विच इज लैम्डा। ये m/l है आपका, 3x दिया हुआ है। आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ये तो ओरिजिन है, x = c। सर यस उजैर। सर अगर हम dx लेंथ लेंगे तो 3x dx हो जाएगा ना फिर वो। बिल्कुल, दिस इज x। इसे आप करेंगे, इसमें मैं कोई खास हेल्प नहीं करूंगा, बस ये हिंट है कि जिसे m/l आप लेते थे ना, जिसे आपने m/l लिखा था, वो m/l यहाँ 3x दिया हुआ है। निकालिए जरा सेंटर ऑफ मास, निकालिए। यही तो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का। इट्स इंटीग्रल ऑफ x dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm। लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर l तक। यहाँ भी लिमिट होगी। अब तो देखो टोटल मास पता ही नहीं है, टोटल मास भी निकालना होगा। तो dm कैलकुलेट करना बड़ा काम है। dm लिखा था ना हमने, dm था m/l into dx, तो m/l उसने दे दिया 3x, तो dm 3x dx हो जाएगा।
इसे सॉल्व करिए, मुझे बताइए आंसर्स क्या आ रहे हैं, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा इसमें। अब्दुल्ला, दानिश, आंसर्स दिखे मुझे। अब तुम लोग शुरू से इस बैच में हो, छुट्टियों आने की वजह से पीछे होते चले जाते हो, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे हो रहा है कैलकुलेट। अब्दुल्ला और दानिश, मुझे आंसर चाहिए अभी इसका। वैल्यू रखो, इंटीग्रेट करो और बताओ मुझे कितना है। और चैट रूम में लिखिएगा आंसर, मैंने म्यूट कर दिया सर। नहीं उजैर, उजैर एक्स कैसे बचेगा यार, एक्स तो चला जाएगा ना इंटीग्रेट हो गया, एक्स नहीं बचना चाहिए। एक्स नहीं बचेगा उजैर, एक्स तो इंटीग्रल में आ जाएगा। अच्छा भाई, नीचे का तो इंटीग्रल आसान सा है, 3x dx ही तो है, L/3। रुको एक बार मैं चेक करके देखूं इसे। अलीना शायद सही आ रहा है आपका, अलीना का ठीक है। हमजा कुछ गड़बड़ है, सामिया कुछ गड़बड़ है, सामिया। मरियम का भी कुछ गड़बड़ आ रहा है। भाई देखो सुनो, मैं सॉल्व करूं। नहीं मरिया, देखिए जब आप वैल्यूज रखेंगे ना यहाँ, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 0 to L। इसे मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन, मुझे डीएम चाहिए। नहीं 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 आसिया, नहीं रमशा, रुक जाओ बच्चों, अभी रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। डीएम लिखा था ना मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में, m/L dx। इस m/L को आप 3x लिख दीजिए, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। So the x coordinate of center of mass, it's 0 to L, it's x into dm, which is 3x dx. इस dm की जगह 3x dx लिख दिया, यहां भी dm है, इसकी जगह 3x dx लिख दिया। तो अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं इसे सॉल्व कर दूं फिर चेक कर लेते हैं आप लोगों का आंसर। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ये बच जाएगा 0 से लेकर L तक x² dx, और ये 3 बाहर चला गया, ये बच जाएगा 0 से L तक x dx। x coordinate of center of mass is x² का इंटीग्रल is x³ by 3, लिमिट is 0 to L। 3 अलग हो गया,
x का इंटीग्रल इज x square by 2 0 to L. So the x coordinate of center of mass is 3 by 3 L cube minus 0 cube divided by 3 by 2 L square minus 0 square. तो देखिए इस 3 से तो 3 चला गया, सो ये आ गया 2 by 3 L cube by L square is L, तो ये 2L by 3 आ गया। अरे गुड, हमदा का सही आ रहा था 2L by 3, शायद रमशा रिवर्स करना भूल गई। 2L by 3 is the answer. हाँ मरियम बताओ क्या कहाँ प्रॉब्लम है, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। हाँ जी अब बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है। सर मैं बोल दूं? हाँ सर। सर मुझे सर इसमें है कि 3x x dx कैसे होगा सर, एक x कैसे आ रहा है? देखिए dm जो है, dm यही होता है ना m by l dx। यस सर, तो अब 3x देखो m by l कितना दिया हुआ है, 3x दिया है, जी सर, 3x रख दिया, सॉरी जी सर, dm नहीं है, dm नहीं है, 3x। तो इस dm की जगह मैंने यहाँ 3x dx दिया। ठीक है सर। सर मुझे ऊपर वाले में दिक्कत है सर, इस वाले में x3 नहीं सर, न्यूमरेटर में सर इसके ही अच्छा x3 x dx कैसे? ये था ना x dm था ना, यस सर, x तो ऑलरेडी था, dm में भी आपके x है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। भाई डाउट्स बताना शुरू करो, और किस किस के क्या क्या डाउट्स हैं इसमें। दानिश हुआ ये? सर dm इज इक्वल्स टू m by l dx, वो तो कॉन्टिन्यूस के लिए था ना? नहीं नहीं, वो हमेशा के लिए, मतलब हमेशा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तो मरियम ये भी है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में m by l एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, नॉन यूनिफॉर्म में m by l एक वेरिएबल वैल्यू होती है। कॉन्टिन्यूअस दोनों है, देखो कहीं कोई गैप नहीं है। यस सर, वही मतलब था, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है ना ये तो। हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म में m by l की वैल्यू दे दी उसने आपको 3x, अगर ये यूनिफॉर्म होता तो m by l कांस्टेंट टर्म। अच्छा आतिफ हो रहा है ये? शाइस्ता एक बार इक्वेशन 2 देखिए। शाइस्ता जैसे मैंने लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि यूनिट लेंथ का मास होगा m by l, है ना, फिर dx के मास के लिए dx से मल्टीप्लाई करेंगे। शाइस्ता ये याद है, ये समझ में आया था लास्ट न्यूमेरिकल में? यस सर। तो इस न्यूमेरिकल में ना जो मास पर यूनिट लेंथ है वो मास पर यूनिट लेंथ आपको 3x दिया, ये मास पर यूनिट लेंथ m by l आपको 3x दिया, तो उसको मैंने देखो ये m by l dx होता है, m by l को एज इट इज 3x लिख दिया। शाइस्ता ओके सर। इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसको रब करते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ।
अब इसके बाद देखिए, सो एक सिस्टम का आपको कैलकुलेट करना आ गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए था, किसी ने मुझसे पूछा था माउंटेन का सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। तो अगर माउंटेन है ना, उसके लिए पता होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको माउंटेन। लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्री है आपकी प्रॉब्लम के अंदर, तो जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां सेंटर ऑफ मास लाई कर जाएगा। अब इसके बाद जी हाँ बताइए। सर इरेगुलर शेप में नीचे डिनोमिनेटर में मास को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल इंटीग्रेट करना, क्योंकि आपको टोटल मास नहीं पता होगा, वो पूरा इंटीग्रेट करना। अब ये तो एक सिंगल का था जो मैंने सिखा दिया, लेकिन अगर आपको वो कई रिजिड बॉडी दे दे, वो कह दे 2 स्फेयर है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, 2-3 स्फेयर दिए हुए, कह रहा है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। सो फॉर अ सिस्टम having more than one rigid body, भाई एक रिजिड बॉडी है तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, लेकिन मैं आपको 2-3 रिजिड बॉडी दे दूं, मैं कहूं अब बताओ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करना है। अगर एक से ज्यादा रिजिड बॉडी है, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, रिप्लेस ईच बॉडी, सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। मैंने आपको 3 बॉडीज दे दी, मैं कहता हूं इन 3 बॉडी का निकालो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप हर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे। हर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इतना लिखो, अभी बता दूं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो अगर आपको ऐसा सिस्टम दिया जिसमें 4 स्फेयर दे दिए या 4 स्क्वायर दे दिए, मैं कहता हूं निकालो भाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो हर स्फेयर हर स्क्वायर को उसके रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए, फिर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सर सबका सेंटर ऑफ मास अलग अलग निकालना है सर, उसके बाद सबको प्लस कर देना है? नहीं, उसके बाद आपके पास अलग अलग पॉइंट मासेस आ जाएंगे, और उन पॉइंट मासेस का आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अच्छा ओके सर। एक आध एग्जांपल करते हैं, इस पर भी क्लियर हो जाएगा। रब कर दूं से? यस अब्दुल्ला समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। जी सर। दानिश, अब्दुल्ला और दानिश आंसर नहीं आया ना तो मैं सुनाना शुरू कर दूंगा अभी पूरी तरह से। अगले क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। चलो जी, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको 3 स्फेयर्स दिए हुए, देखिए स्फेयर है, तीन बिल्कुल आइडेंटिकल स्फेयर्स ऐसे रखे, तीसरा यहाँ उठा के रखते हैं। तीनों के सेंटर्स दिए, आइडेंटिकल हैं, तीनों के मासेस सेम। ये पहले स्फेयर का रेडियस, ये दूसरे स्फेयर का रेडियस, ये तीसरे स्फेयर का रेडियस, सबका सेम। सो कहता है कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेयर्स शोन इन फिगर। तो इसमें जो स्फेयर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, मुझे इस स्फेयर के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। सो मुझे बता सकते हो कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? यहाँ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना ये तो। देखो, पहला स्टेप देखो,
आपको एक स्फीयर का पता है, एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? स्फीयर के सेंटर पे। लेकिन यहाँ तो तीन स्फीयर के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो आप एक काम करिए, हर स्फीयर को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं रेड से लिख देता हूँ, ये रहा। और जो भी बॉडी का मास है वो इसको दे दो। तो आप ये समझिए तीन स्फीयर ना होकर तीन पॉइंट्स दिए जिनका मास mm है। ये समझ में आया? हर स्फीयर को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दो। अब देखिए किसी एक को ओरिजिन मान लीजिए मैं C1 को ओरिजिन मान लेता हूं। इसे ओरिजिन मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। तो मुझे बताओगे इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जरा लिखना, बताना जरा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया। को बता दो जरा, दानिश बता दो मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा C2 का। एक मरियम का आंसर सही है। दानिश ये ओरिजिन है यार, C2 पूछ रहा हूँ। सर मैंने भी तो दे दिया। अच्छा C2 ओरिजिन है। फातिमा का सही है सर। अबे C2 का उधर राहेब का भी सही है। हाँ ये 2R और 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन कितना होगा? ये R और ये R, 2R हो गया, 2R और 0। अब चाहिए C3, ये परेशान करेगा थोड़ा। तो देखो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से नॉर्मल डाल दिया, तो इतना तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। C3 का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है यार, परेशानी आएगी वाई कोऑर्डिनेट में, इसे मैं y3 कह देता हूँ। तो अगर इसे R कह रहा हूं तो ये भी R होगा। सर हमें तीनों का अलग अलग सिर्फ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तीनों का, हाँ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। 3 स्फीयर्स थे, स्फीयर्स को मैंने उनके सेंटर ऑफ मास से रख दिया। अब मुझे पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास चाहिए। तब तो मेरे पास 3 पॉइंट्स है ना, एक C1 C2 C3 जिनके मासेस m है और कोऑर्डिनेट्स इसका 0 0, इसका 2R 0, इसका x कोऑर्डिनेट R है, y निकालना है। देखो इक्विलेट। हाँ सर ये तो रेगुलर है तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं ना बीच में दोनों तीनों के। हाँ लेकिन वो बीच में होगा एग्जैक्ट। आप रेगुलर, एक ये रेगुलर शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास आप बता सकते हैं इसके सेंटर पे होगा। लेकिन ये तीनों मिलकर जो शेप बना रहे हैं वो कोई रेगुलर, कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं। तो उसमें आपको ढूंढना होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सो ये y3 है। मुझे बता, देखो ये जो तीनों है सेंटर्स मिलकर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। अगर आप एक बार इन स्फीयर्स को इनके पॉइंट सेंटर से रिप्लेस कर दें तब तो वही प्रॉब्लम मिल गई जो हमने इससे पहले सॉल्व करी थी। बस वहां मासेस अलग थे, या मासेस सेम। यस सर। y3 निकालना है। y3 के लिए sin 60 यूज कर लो। sin 60 is y3 by 2r. Sin 60 is √3 by 2 which is y3 by 2r. ये कैंसिल हो गया। देखो y3 आ गया r√3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r और r√3। मुझे कोऑर्डिनेट्स तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? दानिश आते सर जरूरी है कि वो sin 60 हो? हाँ बच्चे इक्विलेटर बना है ना। देखो ये तीनों सेंटर टू सेंटर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, हर साइड 2r है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल तो 60 जाएगा। ओके। रमशा, हुदा, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो अब एक काम करो, इतना तो मैंने कर दिया ना, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बता दो सेंटर ऑफ मास का। ऐसे निकाल R सर। आ रहा है। ओके, m1 x1 m2 x2 m3 x3 by m1 plus m2 plus m3। दानिश y3 सेंटर ऑफ मास का, इसका जो थर्ड स्फीयर है ना उसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। सेंटर ऑफ मास तो ऐसे आएगा दानिश, x y c m is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3। दानिश अभी थोड़ा सा और सुनो, तुम्हें ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो एक स्फीयर का अगर मैं आपसे पूछता ना स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप कहते हैं स्फीयर के सेंटर पर। मैंने आपको 3 स्फीयर्स दिए हुए, मैं कह रहा हूँ पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ। तो आप हर स्फीयर को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दिए, हर स्फीयर को उसके सेंटर से रिप्लेस कर दिए।
अब आपके पास 3 पॉइंट मासेस हो गए जो सेंटर पर रखेंगे, एक ये पॉइंट मास, एक ये पॉइंट मास, एक ये पॉइंट मास। अब इन तीनों पॉइंट मास का मिलकर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो आप यहां से निकाल। तो ये तो ज्यादातर लोगों के आंसर्स आ ही रहे हैं, मैं भी लिख देता हूँ इसे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 m है, ठीक है रशाद सही आ रहा है। x1 0 है, m2 m है, x2 r है, m3 m है, x3 r है, m प्लस m प्लस। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। सर ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है ना 3 स्फीयर्स का? जी बिल्कुल, तो ये m इंटू 2r था सर, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है। सो ये आ गया 3mr/3m, ये कैंसिल आ गया, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। आपको चाहिए y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो इट्स m1 y1, m2 y2, m3 y3 by m1 plus m2 plus m3। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस आप वैल्यू रख दीजिए, अच्छा लिख दिया था मैंने, m1 is m, y1 is 0, m2 is m, y2 is 0, m3 is m, y3 is r root 3 by m plus n plus। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं इसे। दानिश और अब्दुल्ला और आतिफ, समझ में आ रहा है? 2mr root 3 by 3m, m से m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2r root 3 by 3। Two r root 3 by 3 is y coordinate of the center of mass। सर x2 2r है ना? x2 is 2r जी, तो मैंने x2 की जगह तो 2r रखा। अच्छा मैंने x3 वो सॉरी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2m कैसे आया? 2m कहाँ पर? यस सर, y यहाँ पर y का सेंटर ऑफ y मास। का यस सर। अच्छा गलत कर दिया, 2 गलत लगा दिया, r root 3 by 3, तो ये r by root 3 हो गया। सर ये 3mr कैसे हो गया? देखिए ना, ये तो 0 हो गया, ये m इंटू 2r 2mr प्लस mr, क्योंकि सेकंड वाले का x कोऑर्डिनेट 2r है ना। भाई और कहीं कोई इशू? एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसी पे। फिर अब कर दूं ये एक न्यूमेरिकल और है। यस सर। तो देखो अगर कोई इरेगुलर सा शेप दे दे ना, तो कोशिश करना उसे कुछ रेगुलर शेप में कन्वर्ट करने की, क्योंकि रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि उसने आपको ये ऐसा शेप दे दिया, ऐसा शेप बना दिया, आपको डायमेंशंस दी हुई है, कह रहा है ये 8 मीटर है,
ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 6 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो कहता है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल दीजिए। देखो इस तरह के सिस्टम को आपको शेप्स में डिवाइड करना होगा, ओरिजिन भी आपको डिसाइड करना होगा, आप ओरिजिन कहाँ लेते हैं। मैं इसका यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ। मुझे बताओगे इसको किस किस शेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? जो दो सर rectangles। टू रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल। यस सर। वेरी गुड। तो एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा, एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन लिया होगा। ये ओरिजिन। अब आपको देखो पहला वाला जो रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ मास रेक्टेंगल के सेंटर पर होगा। आपको डिसाइड करना है कि x कोऑर्डिनेट कितना है, और आपको डिसाइड करना है y, ये x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है। तो इतना होगा x कोऑर्डिनेट, ये सेपरेशन इतना कितना हो जाएगा 1 मीटर। सो x कोऑर्डिनेट इज 1, y इतना है, टोटल 6 था, तो इतना कितना बच गया 3। ये बताइए मुझे 1 3 समझ में आया सबको? तो 1 कैसे हुआ? ये टोटल 2 था ना, तो सेंटर से जब मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉप करूंगा। अच्छा ओके सर। ये क्लियर है दानिश? यस सर। अब इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा C2। C2 के भी x कोऑर्डिनेट के लिए ऐसे सेंटर पे ले जाओ, तो भाई ये तो यही तो होगा x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है ना, यही तो x कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट ये पूरा डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, और ये इतना क्या है, कितना होगा, टोटल 2 था सर 7। सर हाँ, तो यहाँ तक 6 था और प्लस। सर सर हाँ। पूरे सिस्टम का एक ही ओरिजिन है। हाँ ओरिजिन तो एक ही होगा, जितना भी सिस्टम है एक ओरिजिन एक होगा, ओरिजिन दो नहीं रहते। उस एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जिन दो पार्ट्स में आपने सिस्टम को डिवाइड किया उनके सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। ये समझ में आया? सर ये 7 कैसे हुआ? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यही तो होगा y कोऑर्डिनेट, ये पूरा। यस सर। तो यहाँ तक तो 6 था। यस सर। अब ये तो इस पूरे के सेंटर पे लाई कर रहा होगा। यस सर। ये टोटल 2 तो हाफ कितना हो जाएगा 1। 1 ओके सर। अब आपको ये तो पता चल गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपको पता चल गया कि ये x1 y1 है, और आपको ये पता चल गया कि ये x2 y2 है। सर इन दोनों के मास क्या है? हाँ अब सारा मसला मासेस का है कि इसका जो मास है m1 और इसका मास m2 जो कि नहीं पता, मास निकालना, सारा खेल मास निकालने का। तो देखो मास निकालने के लिए क्या दोनों का मास इक्वल होगा, जरा एरिया देखना, क्या एरिया सेम है दोनों का? नो सर। नो सर नो सर। मासेस अलग अलग। तो ऐसी चीजों के लिए आप एक काम करिए, आप एक मास पर यूनिट एरिया मान लो। देखो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो बताता। सिग्मा एज्यूम कर लो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया तुमने सिग्मा एज्यूम कर लिया, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका मास निकाल सकते हो। तो यूनिट एरिया मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ये मास है। इसका एरिया बताओगे मुझे, नीचे वाले का एरिया कितना होगा? 12 सर 12। 12 का एरिया आ जाएगा ना 6 into 2 12 मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो 12 के लिए आ जाएगा 12 सिग्मा। ये बताइए मुझे, समझ में आया आपके? यस सर। यस कुछ नहीं दिया था ना इसके बारे में, तो मैंने मास पर यूनिट एरिया अज्यूम कर लिया। सिग्मा की फिक्र मत करना, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले का एरिया कितना है? 16 और 216। तो बताओ तो मास कितना हो जाएगा? 16 सिग्मा। 16 सिग्मा।
भाई यहाँ बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम अब्दुल्ला? नो सर। अच्छा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पता है, मासेस भी पता है, तो अब तो तुम निकाल सकते हो ना एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 m2 x2 बाय m1 सर 1। तो अगर मैं रख दूं, हाँ 1 ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही आएगा। m1 कितना है 12 सिग्मा, x1 कितना है देखो 1, m2 कितना है 16 सिग्मा, और ये कितना है 1 डिवाइडेड बाय 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा। ठीक आ रहा है हमजा बिल्कुल। तो अगर इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 18 सिग्मा divided by 18 sigma, it gets cancelled out, so the x coordinate of center of mass is 1. सर 28 सिग्मा नहीं होगा सर? 12 + 6। सर अगर एरिया सेम होंगे तो मास भी सेम होंगे? हाँ, एरिया सेम होगा तो मास भी सेम। फातिमा, मास, मुझे मास गिवन नहीं था, लेकिन इतना तो पता है ना, यूनिट एरिया पर जो मास, कुछ मास होगा उसे मैंने सिग्मा मान लिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि किस पर कितना मास है। अब सिग्मा की जगह आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लैम्डा ए बी सी कुछ भी दे दीजिए, लेकिन चूंकि मास गिवन नहीं है पूरे सिस्टम का और मुझे इंडिविजुअल के मासेस चाहिए, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। और देखो लास्ट स्टेप में तो कैंसिल हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको क्या वेरिएबल रखना है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही मुझे बता दो जरा y कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो 74/9 आ रहा है। 74/9 आ रहा है। भाई और लोग भी जरा चेक करो, और शायद लिख देना जरा यार चैट में। ठीक है, ठीक। ठीक है आतिफ ज़ैर, तो y आ जाएगा m1 y1 m2 y2 बाय m1%। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। m1 is 12 sigma into y1 is 3, m2 is 16 sigma, y2 is 7 by 12 sigma plus 16 sigma। सर 5.2 आ रहा है। 5 Yes, sir. 5. सर 37.7। Yes, sir. 37 सर upon. 4.71 आ रहा है। मैं इसको ऐड करके बता दूं मुझे ऊपर कितना आ रहा है। ये तो 36 हो गया, ये 16 into 7 148. Sir, 148. 148 sigma by 28 sigma, तो ये हो गया कैंसिल 7 सर ये 37 upon. Sir, 5.2. upon 40, 74 upon 40, 40 नहीं हुआ, और तो नहीं कैंसिल हो रहा है 2 से और So ये भी और होगा ना? सर 5.2 Yes, sir. 5.2. ठीक है, 37/7 of 5। इतना लिख लीजिए, फिर कुछ देखते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ किस किस टाइप के आते हैं। इतना लिखिए, कुछ जनरल सा डिस्कशंस करते हैं कुछ। सर x2 1 कैसे आया एक बार बता दीजिए। x2 है, देखिए ये है ना दूसरा वाला रेक्टेंगल, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। अब ये रहा ओरिजिन, मुझे डिसाइड करना है कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका x कोऑर्डिनेट क्या है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया नीचे, ये ओरिजिन है, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना होगा, सॉरी ये सेपरेशन कितना होगा ओरिजिन से
1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ये होगा ना कि अगर ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसी को तो कहते हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यस सर। चलिए ये खत्म। हाँ मरियम, हमने मास को एरिया के इक्वल थोड़ी ना किया, ये तो मास पर यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया के मास को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करूं तब तो मास आएगा। ये मरियम, एक मिनट देखो, मास पर यूनिट एरिया होता है मास डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास ही तो आएगा, सिग्मा इनटू एरिया। मरियम राइट। सर मैं बोला था अगर सर हम ओरिजिन सेंटर पे लेते सर फिर आसान नहीं होता सर क्वेश्चन। कहानी बदल जाएगी, ओरिजिन कहीं और लोगे तो कहानी बदल जाएगी, फिर आपका मास शिफ्ट हो जाएगा। जी सर यहाँ तो आपने जो फिगर लिया है उसको हम इजीली ब्रेक कर पाए टू रेक्टेंगल्स में। सर उसने फिगर ही ऐसी दे दी जो ब्रेक ही करने के लायक नहीं रही, तो कैसे करेंगे? नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं देगा तो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ देगा ना तो फिर तुम्हें मास डिस्ट्रीब्यूशन देगा, जैसे मैंने नॉन यूनिफॉर्म रॉड में दिया था, इंटीग्रेट करना पड़ा था। यस सर। इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इंटीग्रेट करना होगा, तो वो काम नहीं करवाता, बहुत लेंथी हो जाता। अगर तुम रेगुलर शेप में ब्रेक नहीं कर सकते तो सिवाय इंटीग्रल के कोई और फॉर्म मेथड नहीं। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। तो ऐसे आप सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। अब अभी तो देखिए मैंने आपको 2 डायमेंशनल ही है, अगर 3 डायमेंशनल होता तो एक जेड कोऑर्डिनेट और आ जाता। अब नेक्स्ट है, वो आपसे कहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा, शिफ्ट कर दिया मास को, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। तो कुछ चीजें देखिए इसके लिए। अगर 2 मासेस मैं आपको दे रहा हूं, इक्वल मासेस, पहला डिस्कशन ऑफ सिस्टम having 2 equal masses. तो एक सिस्टम है जिस सिस्टम में 2 इक्वल मासेस है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, इट्स मास m, and they are placed at a separation a. तो ये आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, ये by 2 हो जाएगा और ये भी by 2 हो जाएगा। मिड पॉइंट। लेकिन अगर मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूं जहां अनइक्वल मासेस है, अगर अनइक्वल मासेस दिए हुए तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास हमेशा जो हैवी मास है उसके पास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास लाई करेगा। दिस इज m1, दिस इज m2, सो ये सेंटर ऑफ मास है हेवियर मास के पास। सो अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर देगा हेवियर मास के पास। तो ये 2 बहुत बेसिक सी चीजें, लाइक अगर मैं सन और मून सिस्टम ले लूं, सन और अर्थ सिस्टम ले लें, तो अर्थ और सन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सन प्लस अर्थ will lie near sun. तो सन प्लस अर्थ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के बहुत ही करीब लाई करता है। तो ये चीज है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए शिफ्टिंग कि अगर मैं मासेस को शिफ्ट करूंगा तो सेंटर ऑफ मास कैसे शिफ्ट होगा।
इतना लिख लीजिए, फिर शिफ्टिंग देखते हैं। अच्छा आज नहीं पड़ेगा शिफ्ट। सामिया इरेगुलर शेप का तो देखो मास पर यूनिट लेंथ सेंटर ऑफ मास नहीं है सामिया। मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेशन में यूज होता है, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वहां मास पर यूनिट लेंथ यूज होगा, अगर वो वन डायमेंशनल है। मास अगर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ एक लाइन दी हुई है, तो वहां मास पर यूनिट लेंथ आप यूज करेंगे। लेकिन यस सर। एरिया दिया हुआ है तो मास पर यूनिट एरिया यूज करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करेंगे। आसिया मुझे एक बार टेस्ट की डेट बचे व्हाट्सएप कर दो, मेरा नंबर तो होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे कंप्लीट करेंगे, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो। सो लिख लिया आप लोगों ने इतना? Yes, sir. हमजा आप भी मुझे जरा टेक्स्ट कर व्हाट्सएप कर दीजिए, क्या है आपकी डेट्स हैं, सिलेबस क्या है। हालांकि आपने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, देखते हैं कैसे हो सकता है। आप एक बार मुझे भेजिए। देखो आप टेस्ट वेस्ट का ना भेज दिया करो अगर पुराना भी कोई टॉपिक है, क्योंकि अभी हमारे पास 11 की 5 बैचेस हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेट हो जाएगा। एक बैच है जहाँ बिल्कुल आखिरी एसएचएम और वेव्स लास्ट यूनिट चल रहा है, कुछ ऐसी बैचेस हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग का चल रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिल जाता है। तो आप मुझे बता दोगे तो अरेंज कर लेंगे। सर जो न्यू बैच है उसमें आपने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया? मैं फ्राइडे से काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, उसमें बस इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है हमजा, मुझे आप भेज दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर।